हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो ए टू जेड बैच हम लोग पढ़ रहे हैं और ए टू जेड बैच के अंदर आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं इंग्लिश का वो है नरेशन। आप नरेशन भी कह सकते हो। नरेशन के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो अच्छे से मैं इस क्लास को आपको समझाने वाला हूँ, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है बढ़िया तरीके से। और जब ये पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, मैं 2 क्लास या 3 क्लास ज्यादा से ज्यादा, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि 2 क्लास के अंदर इसको खत्म कर दूं मैं। ठीक है, तो जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि जब पूरी क्लास आप समझ चुके होगे तो आपको ट्रिक्स समझ में आ जाएगी इजीली। वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप एग्जाम में इजीली जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे अभी आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है सीजीएल 2023 का, तो उसके अंदर नरेशन के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो वो 3 से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको टोटल बता रहा हूँ मैं, मुश्किल से 1 मिनट से भी कम लगेगा। जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा उसकी मदद से अगर आप करते हो, या फिर आपका सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, या फिर आपका सीजीएल 2024 का एग्जाम होने वाला है, सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, या एमटीएस का एग्जाम होने वाला है, सभी एग्जाम्स के अंदर आपको पता नरेशन तो आता ही है। तो अच्छे से इस टॉपिक को देखना समझना। अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो मेरा दावा है कि आपको नरेशन दोबारा कभी लाइफ टाइम दोबारा देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना हो सकता है मैंने इसमें सब कुछ करवा दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने इसमें छोड़ा हो, मैंने सब करवा दिया। तो अच्छे से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपको मैंने पहले कहा है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना होता, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मत करना, अगर आ रहा है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, और जिनको भी नीड हो वीडियो की, जो आपको लगे कि हाँ तैयारी कर रहे हैं बच्चे और वो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, दोनों ही केसेस के अंदर आप ये उनको शेयर कर सकते हो। क्योंकि मैं तो यूट्यूब के ऊपर सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ। जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, जितना मैं पढ़ा सकता हूँ पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्लास आज की। नरेशन, यानी कि नरेशन में दो चीजें हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखो स्पीच का मतलब क्या है? स्पीच का मतलब आप बेसिकली कह सकते हो एक सेंटेंस, किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई जो बात होती है उसी को स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो स्पीच दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखो नाम से तो क्लियर हो रहा है। डायरेक्ट का मतलब सीधा सीधा, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा के या फिर थोड़ा सा चेंज करके, सीधा सीधा ना बोलकर थोड़ा चेंज करके। तो डेफिनेशन समझ लेते हैं सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। तो देखो डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? A sentence in which the exact words spoken are reproduced in speech marks। देखो एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन मतलब जो वर्ड्स बोले गए हैं किसी स्पीकर के द्वारा, किसी मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ शब्द बोले गए हैं, कोई सेंटेंस बोला गया है, और उन सेंटेंसेस को या फिर उन शब्दों को आप क्या कर रहे हो, हु बहू, बिल्कुल एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल हु बहू क्या करो, रिप्रोड्यूस, यानी कि दोबारा से आप वो किसी को और को बता रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपको किसी एक व्यक्ति ने एक बात बोली, और उस व्यक्ति ने जो आपको बात बोली वही बात आपने एक तीसरे व्यक्ति को जाके बोली, लेकिन कोई शब्द में चेंज नहीं किया, आपने एज इट इज जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो आप मेरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, हम लोग एक रूम के अंदर पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और दरवाजा बंद है और दरवाजे पर नॉक हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि जाओ देख कर आओ दरवाजे पर कौन है। अब आप गए दरवाजे पर, आपने पूछा कि कौन, तो वो जो व्यक्ति है उसने आपको बोला, सुनना ध्यान से क्या बोला, उसने बोला मेरा नाम राहुल है, मुझे भैया से मिलना है। ठीक है, क्या बोला कि मेरा नाम राहुल है, मुझे भैया से मिलना है। अब आप अंदर आए, मैंने आपको भेजा ना देखने के लिए कि कौन है। अब आप मेरे पास आए और आपने मुझे आकर क्या बोला, आपने मुझे आके बोला कि सर दरवाजे पर एक लड़का है और वो कह रहा है कि मेरा नाम राहुल है और मुझे भैया से मिलना है। मतलब आपने क्या किया, आपने उसके द्वारा बोली गई जो बात है, जो उसके द्वारा दी गई स्पीच है, आपने बिना किसी शब्द में चेंज किया, आपने एज इट इज मुझे बता दिया। उसने क्या बोला था, मेरा नाम राहुल है, मुझे भैया से मिलना है। आपने क्या बोला कि भैया वो कह रहा है कि मेरा नाम राहुल है और मुझे भैया से मिलना है। तो आपने सेम टू सेम बता दिया मुझे, तो इसको आप बोलोगे डायरेक्ट स्पीच। लेकिन सोचो अगर आप ऐसे बोलते, जैसे उसने क्या बोला, मेरा नाम राहुल है और मुझे भैया से मिलना है। अब आप मेरे पास आके ये बोलते कि सर एक लड़का है दरवाजे पे और वो कह रहा है कि उसका नाम राहुल है, उसने क्या कहा था, मेरा नाम राहुल है। आप अपने शब्दों में चेंज कर रहे हो उसको अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, कि सर उसका नाम राहुल है और उसे आपसे मिलना है। उसने क्या कहा था, मेरा नाम राहुल है, मुझे भैया से मिलना है। तो देखो दो तीन शब्दों में चेंज आया। उसने बोला मेरा नाम, आपने बोला उसका नाम। उसने बोला कि मुझे भैया से मिलना है, आपने क्या बोला कि उसे आपसे मिलना है। समझ में आ रहा है? तो ये आपने चेंज करके बोला कि उसका नाम राहुल है और उसे आपसे मिलना है। तो ये जो हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी स्पीच है किसी के द्वारा दी गई, लेकिन आपने मेरे को एग्जैक्ट ना बताकर आपने क्या किया, शब्दों में चेंज करके मुझे बताया। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। कितना आसान है, बस सिंपल है कि डायरेक्ट का मतलब है जब एज इट इज एग्जैक्ट वर्ड्स में उसको बता दिया जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब शब्दों में चेंज करके अपने हिसाब से आप उसको बताते हो तो वो इनडायरेक्ट होता है। तो वही लिखा हुआ देखो, जैसे यहाँ पर राजू सेड टू मी। ठीक है, राजू सेड टू मी आई विल नॉट टॉलरेट। जैसे राजू सेड टू मी, मैं कह रहा हूं किसी को कि भाई राजू ने मुझे कहा, मैं किसी और को बता रहा हूं राजू की बात, राजू ने कोई बात मुझसे कही और मैं वो किसी और को बता रहा हूं, और मैंने क्या बोला, राजू सेड टू मी, राजू ने मुझसे कहा कि मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा।
राजू ने मुझसे यही कहा होगा कि मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मैंने भी सामने वाले को एग्जैक्ट बोल दिया कि भाई राहुल ने मुझसे कहा कि मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा, एग्जैक्ट उसी की नकल करते हुए कि मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो डायरेक्ट ही तो हुआ ना ये, उसकी जो बात है मैंने बिना चेंज के सामने वाले को बता दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, इसमें जो ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं बता रहा हूं समझते चलना। इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास, ये तो सिंपल कॉमा है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। तो इसके अंदर जो ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना स्पीच, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड का मतलब जो रिपोर्ट की है, जो सामने वाले ने बात बोली है वही स्पीच है ये, और उसी को मैंने एज इट इज बता दिया, तो रिपोर्टेड स्पीच है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ये लिख रखा है मैंने, इसको बोलते हैं कॉमा, और इसको बोलते हैं क्या, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। व्हाट इज इनडायरेक्ट, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। देखो, स्पीच विच टेल्स यू व्हाट समवन सेड, एक ऐसी स्पीच जो आपको बताए कि भाई किसी ने क्या कहा, बट लेकिन डज नॉट यूज द पर्सन्स एक्चुअल वर्ड्स। भाई स्पीच तो ये भी है कि किसी और के द्वारा बोली गई बात तो ये भी है ना, लेकिन इसमें आप उसके द्वारा जो यूज किए गए एक्चुअल वर्ड्स है वो आप यूज ना कर कर अपने हिसाब से आप उसको चेंज करके बता रहे हो। जैसे इसमें देखो, इसमें राजू ने मुझे कहा कि मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये तो मैंने राजू की नकल की। अगर मैं किसी और को अपने शब्द में बताता तो मैं कैसे बताता कि भाई राहुल ने मुझसे कहा कि वो कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखो, मैं की जगह वो आ गया कि वो कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा, तो मैंने अपने शब्द में बताया, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो उसी को देखो, इसी को मैंने ऐसे चेंज करके लिख दिया, राजू टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट टॉलरेट एनीथिंग लाइक दैट। देखो, डायरेक्ट के अंदर ये कंपलसरी होता है, इन्वर्टेड कॉमा जो है ना, इन्वर्टेड कॉमा जो कंपलसरी होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता, डायरेक्ट एक सेंटेंस की तरह आप उसको लिखते हो, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो चेंजेस भी हुए हैं, यहाँ पर सेट टू की जगह पर आपको टोल्ड दिखाई दे रहा है, कैसे हुआ क्यों हुआ सब आपको बताऊंगा। ही की जगह आपको यहाँ पर, सॉरी, आई की जगह ही दिखाई दे रहा है, विल की जगह यहाँ पर आपको वुड दिखाई दे रहा है, ठीक है, और दिस की जगह यहाँ पर आपको दैट दिखाई दे रहा है। तो ये सब कैसे कैसे चेंज हुआ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हुआ, ये सब हम भैया आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि एक एक चीज समझाना जरूरी है, जो आगे आने वाला है उसको मैं पहले से समझा दूंगा, तो क्या होगा, आपका भी काम आसान हो जाएगा, मेरा भी काम आसान हो जाएगा। तो समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले जो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है, 5 टाइप से यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखो। सबसे पहले है, या तो बोल सकते हो डिक्लेरेटिव या बोल सकते हो असर्टिव, या तो क्या बोल सकते हो, डिक्लेरेटिव या क्या बोल सकते हो, असर्टिव। देखो सिंपल है, जब आप एक ऐसा सेंटेंस यूज करते हो जिसमें सामने वाले को ही सुनकर या पढ़कर पता लग रहा है कि आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुछ बता रहे हो, कोई स्टेटमेंट दे रहे हो। एक होता है कि आप सवाल पूछ रहे हो, एक होता है कि आपने सिंपल एक स्टेटमेंट दे दिया, तो उसको बोलते हैं असर्टिव, या फिर उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। जैसे मैं आपसे बोलूं, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो, ये एक सेंटेंस है, लेकिन क्या आपको लगता है मैंने स्टेटमेंट दी है ये? नहीं, मैंने आपसे पूछा है, मैंने स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने तो आपसे पूछा है ना। तो इसको ना तो मैं डिक्लेरेटिव कहूंगा ना मैं असर्टिव कहूंगा, ये तो क्वेश्चन वाला चला गया, तो ये अलग चला जाएगा। असर्टिव क्या होता है, जैसे मैं सिंपल बोलूं कि मैं कॉलेज जा रहा हूं, ये मैंने किसी से ना कुछ पूछा ना कुछ और किया, मैंने बस सिंपल डिक्लेयर कर दिया, मैंने बता दिया कि मैं ऑफिस से जा रहा हूं या मैं कॉलेज जा रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया। तो सिंपल है, यूज्ड टू मेक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देने के लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव। ये अपने आप में 2 टाइप का होता है भाई, एक होता है अफर्मेटिव, जो कि नीचे लिखा भी है देखो, और एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट जो हाँ में हो, ऐसे स्टेटमेंट जो हाँ में हो, और नेगेटिव का मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो नहीं में हो। जैसे मैं कॉलेज जा रहा हूं, स्टेटमेंट है, हाँ में ही तो है, मैं जा रहा हूं, हाँ में बात हो रही है। मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं, ये भी तो स्टेटमेंट ही है ना, मैं बता रहा हूं ना कि मैं नहीं जा रहा हूं, ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन ये नहीं में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, ही इज कमिंग विद अस, वो हमारे साथ आ रहा है, मैंने स्टेटमेंट दिया ना, हाँ में दिए। ही इज नॉट कमिंग विद अस, वो हमारे साथ नहीं आ रहा है, ये भी स्टेटमेंट है लेकिन नहीं में, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव। अगला होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव नाम से ही क्लियर है, ऐसे सेंटेंसेस जिनको पढ़कर या सुनकर आपको लगे कि इसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है बल्कि कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन भी 2 तरीके के होते हैं, ध्यान रखना। देखो पहले तो देख लो क्या लिखा है, यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए जो आप सेंटेंस यूज करते हो उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और ये भी 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखना। देखो इंटेरोगेटिव भी 2 टाइप के होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आपका ऐसा होता है जिसका आंसर आप सिर्फ यस या नो में कर सकते हो, है ना। अ क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड आइदर इन यस और इन नो, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आप या तो यस या नो में, सीधा आपने बोला यस या नो और आंसर हो जाएगा।
अब आगे कुछ बोलना चाहते हो नहीं बोलना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यस या नो बोलकर आंसर जो वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन आप यस या नो में आंसर कभी नहीं दे पाओगे उसका, आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या तुम्हारा नाम राहुल है, अगर मैं रैंडमली किसी पर्सन से जाके पूछता हूं कि क्या तुम्हारा नाम राहुल है, अब अगर होगा तो वो बोल देगा यस, अगर नहीं होगा तो वो बोल देगा नो, यानी कि सिर्फ यस या नो बोलने से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था जिसका यस या नो में आंसर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे ओनली इंटरोगेटिव। लेकिन मान लो अगर मैं उस व्यक्ति से जाके ये पूछता तुम्हारा नाम क्या है, क्या बोला मैंने, तुम्हारा नाम क्या है, अब मुझे बताओ क्या वो यस या नो में आंसर दे पाएगा, क्या वो ये बोलेगा यस, क्या वो ये बोलेगा नो, नहीं, वो यस या नो के अलावा कुछ ना कुछ बोलेगा। जैसे मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो बोलेगा माय नेम इज राहुल या माय नेम इज करण या माय नेम इज रोशन, जो भी है वो बताएगा, तो इसका आंसर यस नो में नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव के साथ में जो WH हमारी फैमिली होती है, WH फैमिली के अंदर टोटल कितने हमारे जो सदस्य हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, वाई, वैन, वॉट, वेयर, हुज, हुम, ये टोटल होते हैं ना, तो उनमें से कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन में जरूर लग रहा होगा, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं आ सकता, हमेशा ध्यान रखना कि उस क्वेश्चन में वाई, वैन, वॉट, वेयर, हाउ, विच, हुज, हुम, इनमें से कोई ना कोई जरूर आ रहा होगा, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस WH। इस WH का मतलब है कि WH फैमिली का कोई ना कोई एक मेंबर यहां पर लगा होगा साथ में। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि ध्यान रखना डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इंटेरोगेटिव का अलग तरीके से बनता है और इंटेरोगेटिव प्लस WH का अलग तरीके से बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्टिव का अलग तरीके से बनता है, इंटेरोगेटिव का अलग बनता है, इंटेरोगेटिव प्लस WH का अलग बनता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है आर यू रेडी टू गो, ये जो क्वेश्चन है क्या आप इसका आंसर यस नो में दे सकते हो? मैं आपसे पूछूं आर यू रेडी टू गो, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो, तो तुम बोलोगे यस या क्या बोलोगे, नो, तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा वाई आर यू नॉट कमिंग विद अस, वाई आर यू नॉट कमिंग विद अस, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो, अब इसका आंसर आप यस नो में देके दिखाओ जरा, नहीं दे पाओगे। मैंने पूछा वाई आर यू नॉट कमिंग विद अस, यानी कि मैं आपसे रीजन जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों नहीं आ रहे हो, तो इसका आंसर आप यस नो में नहीं कर सकते ना, तो इसको बोलेंगे इंटेरोगेटिव प्लस WH। समझ में आया? क्योंकि देखो इसमें WH फैमिली का एक मेंबर है ना, वाई। अगला है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यूज्ड टू कन्वे अ रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर या एडवाइस, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसको पढ़कर या सुनकर आपको लगे कि उसके अंदर कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई किसी को कमांड दे रहा है या कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या कहोगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कहोगे। इनकी एक पहचान होती है, इंपेरेटिव की पहचान होती है कि या तो ये डायरेक्ट आपका जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा होगा, सेंटेंस सीधा मेन वर्ब से शुरू हो रहा होगा, या तो आपका जो सेंटेंस है वो डोंट या डू नॉट से शुरू हो रहा होगा, किससे, डोंट या डू नॉट से, या तो आपका सेंटेंस जो है प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, और प्लीज या काइंडली अगर होगा तो इसके तुरंत बाद फिर वही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इनसे अगर सेंटेंस शुरू है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डोंट या डू नॉट या प्लीज या काइंडली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव कहला जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, हमेशा होगा जरूरी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, कई बार वो ध्यान रखना अलग भी सेंटेंसेस की कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो होता है कि वो इंपेरेटिव होगा। ठीक है, समझ गए आप, जिसके अंदर रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, ऑर्डर हो या एडवाइस हो, पढ़कर ही पता लग जाता है। जैसे मैं सीधा किसी को बोलूं ओपन द डोर, ना यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ना यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से मैंने उसको अरेंज किया कि भाई पहले सब्जेक्ट लिखा फिर वर्ब लिखा फिर ऑब्जेक्ट, मैंने सीधा वर्ब से शुरू किया, ओपन द डोर, ओपन एक वर्ब है ना, तो इसमें मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। मैं सीधा बोलूं सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, ठीक है, ये भी ऑर्डर हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, इंपेरेटिव हो गया। डोंट सिट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर मत बैठो, रिक्वेस्ट भी हो सकता है। ये रिक्वेस्ट वैसे तभी होता है जब प्लीज या काइंडली लगा होता है, तो रिक्वेस्ट ना कहकर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको एडवाइस कह सकते हैं या फिर इसको ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, डोंट सिट ऑन द फ्लोर की फ्लोर पर मत बैठो, डिपेंड करता है कि आप किस टोन में बोल रहे हो, मैंने तो सिंपल लिख दिया है ना कि डोंट सिट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर मत बैठो, हो सकता है एडवाइस हो, डोंट सिट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर मत बैठो, हो सकता है ऑर्डर हो, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आप पता करोगे एग्जाम में कि वो एडवाइस है ऑर्डर है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो ऑप्शन से आपको देखना होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है ना तो कोई नहीं बता सकता इसको, कोई भी नहीं, मैं सीधा किसी को अगर लिख कर दे दूं और बोलूं बताओ ये ऑर्डर है रिक्वेस्ट है, सॉरी ऑर्डर है या एडवाइस है, तो कोई नहीं बता पाएगा जब तक उसके सामने ऑप्शंस ना हो या दूसरा कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में इसको बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? अगला होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लामेटरी क्या होता है, यूज्ड टू एक्सप्रेस इमोशंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं इमोशंस को दिखाने के लिए। इंसान के मन के अंदर कई प्रकार के इमोशंस होते हैं, जैसे कि फियर, डर होता है,
हैप्पीनेस का इमोशन होता है, एंगर होता है यानी कि गुस्सा, डिस्गस्ट होता है यानी कि घृणा वाली फीलिंग होती है, तो मतलब और सरप्राइज होता है यानी कि इंसान के मन के अंदर जो अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस को क्लियरली आप एक सेंटेंस की मदद से भी दिखा सकते हो। जैसे भाई एक तो होता है कि फेस बनाकर दिखाना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी के सामने खड़े हो, एक चीज को समझो, और आपको दिखाना है कि आप सैड हो, तो आप फेस बना के दिखा दोगे कि भाई यार मैं क्या बताऊं, बहुत मेरे साथ गलत हो रहा है, मतलब मैं क्या बताऊं, तो वो आपके एक्सप्रेशन को देख के समझ जाएगा। लेकिन अगर यही चीज आपको लिख कर देनी हो कि आप सैड हो, तो आप मतलब आपको ये नहीं लिखना कि मैं सैड हूं, आपको एक सेंटेंस लिखना है, आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, और उस स्टेटमेंट के जरिए आपको बताना है कि आप सैड हो। तो आप कैसे बताओगे? लिखित रूप से बताना है तो कैसे बताओगे? उसी के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हम यूज करते हैं, कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें लिखित रूप से आप अपने एक्सप्रेशन को दिखा देते हो सामने वाले को, उसको पता लग जाता है, पढ़ते वक्त ही उसके दिमाग में छवि बन जाती है कि आपने किस मूड में लिखा है। जैसे मैं बोलूं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, अगर मैं किसी को ऐसा लिख कर दूंगा वाओ, और ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ये कंपलसरी होता है, ये इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर मैं लिख दूं वाओ और इसके आगे वही व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस मैं लिख कर दे दूं, तो सामने वाला पढ़ते ही समझ जाएगा कि मैं सरप्राइज्ड हूं, कि मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस वाओ, तो सामने वाला पढ़कर ही समझ जाएगा कि मैं खुशी में बात कर रहा हूं, मैं खुश हूं। अगर मैं ऐसे लिख दूं अलास ही डाइड, अगर मैं ऐसे लिख दूं अलास ही डाइड, तो सामने वाला इसको पढ़कर ही समझ जाएगा, अगर उसको पता होगा कि अलास एक इंटरजेक्शन है, अभी समझाऊंगा इंटरजेक्शन क्या होता है। अगर सामने वाले को पता होगा कि भाई अलास हम तब यूज करते हैं जब हम दुखी होते हैं, तो देखो मैंने तो नहीं बताया कि मैं दुखी हूं, बस मैंने एक ये चीज यूज कर दी जिसकी मदद से पढ़ने वाले को अपने आप ही पता लग गया मेरे इमोशन के बारे में, कि मैं दुखी हूं। देखो ना, वाव लिखकर उसको पता लग गया कि मैं खुश हूं, और अलास लिखते उसको पता लग गया कि मैं दुखी हूं। तो केवल एक शब्द की मदद से आप अपने इमोशंस को दिखा पाते हो लिखित रूप से। तो इसीलिए हम यूज करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या करता है, आपके मन के जो अंदर अलग अलग इमोशंस होते हैं, फियर, हैप्पीनेस, एंगर, डिसगस्ट, उनको दिखाने की कोशिश करता है। और उनको दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो शब्द होंगे ना, जैसे अलास दुख को दिखाता है, वाव जो है सरप्राइज को दिखाता है, ठीक है, या फिर और कह सकते हो जैसे yippee या हुर्रे एक्साइटमेंट को दिखाता है, खुश को दिखाता है ना। तो ये जो अलग अलग जो छोटे छोटे जो शब्द होते हैं जो आपकी फीलिंग को दिखाते हैं, जैसे कि अग, है ना, ये तो ये जो छोटे छोटे शब्द हैं जो आपके मन की अलग अलग इमोशन को दिखाते हैं। जैसे मैं बोलूं अलास, तो मतलब दुखी होने की, आप ऐसे नहीं बोल सकते अलास, अलास का मतलब भी दुखी, तो आप ऐसे बोलोगे अलास, ठीक है। वाओ, वाओ ऐसे नहीं बोलोगे, कैसे बोलोगे वाओ, है ना, क्योंकि अलग है। वाओ का मतलब ये कि आप खुश हो, सरप्राइज हो। हुर्रे, हुर्रे को ऐसे नहीं बोलोगे, हुर्रे ऐसे बोलोगे ना, मतलब पता है कि हुर्रे तब यूज करते हैं जब हम खुश होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो छोटे छोटे शब्द है जिनकी मदद से हम अपने इमोशंस को दिखाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। अभी आगे आएगा इंटरजेक्शंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देखो एक्सक्लामेटरी का, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, और हमने ये लगा दिया, ठीक है। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बन गया। इसकी मदद से इस सेंटेंस को पढ़ने वाला अपने आप ही समझ जाएगा अब कि हाँ मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड भी हूं और थोड़ा सा खुश भी हूं। ऐसे ही मैंने बोला व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि मैं सरप्राइज हूं, मेरे मन का इमोशन क्या है, सरप्राइज होने का है, ठीक है। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? यूज्ड टू एक्सप्रेस हार्टफेल्ट विश। ऐसे सेंटेंसेस जिसको पढ़कर आपको लगे कि इसके अंदर कोई ना किसी को विश कर रहा है। विश करते हैं ना कि भगवान करे तुम्हारा एग्जाम अच्छा हो, भगवान तुम्हारी दीर्घायु करे, है ना, तो विश करते हैं। प्रेयर करते हैं कि भगवान मेरे बेटे को अच्छा स्वास्थ्य दे, ये प्रे कर रहे हैं हम लोग। या फिर कर्स, कई बार हम कर्स भी किसी को कोसते भी है। तो जब भी सेंटेंस को पढ़कर लगे कि कोई किसी को विश कर रहा है, या कोई किसी के लिए प्रे कर रहा है, या कोई किसी को कर्स कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को पढ़कर आप समझ जाना कि वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे कि मे, जैसे हम बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, बोलते हैं ना मे यू हैव अ सेफ जर्नी, मे गॉड ब्लेस यू, तो हम क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। या फिर हम बोले लॉन्ग लिव द किंग, पुराने जमाने में प्रजा प्रजा जो होती थी वो नारे लगाती थी ना राजा के लिए कि भगवान हमारे राजा की आयु लंबी करे, तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग लिव द किंग, या लॉन्ग लिव द किंगडम, है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं? प्रे कर रहे हैं, लॉन्ग लिव द किंगडम, प्रे कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और किस सेंटेंस का क्या मतलब होता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना, हर किसी का अलग अलग तरीके से बनता है। असर्टिव का अलग बनेगा, इंटेरोगेटिव का अलग बनेगा, इंपेरेटिव का अलग बनेगा, एक्सक्लामेटरी का अलग बनेगा, और ऑप्टेटिव का अलग बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। अब हम आ जाते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं एक एग्जाम्पल, यहां पर मैं डायरेक्ट का लिख देता हूं, जैसे कि ही सेड टू मी वाई आर यू स्लीपिंग, ठीक है भाई, ये डायरेक्ट है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी पहले वाले स्लाइड में, अगर आपको याद हो देखो।
यहीं पर देखो, ये जो होता है ना, ये जो वर्ब है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं कॉमा, और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, पता है आपको, और इसको पूरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रखना। तो देखो सबसे पहले हम चेंज करेंगे किसमें, इसमें कॉमा में, एक एक करके सबसे पहले देखो ये वाला जो पोर्शन है, देखो दो पोर्शन में इसको बांट देते हैं हम डायरेक्ट को, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, ठीक है, दो पोर्शन में बांट देते हैं। तो जैसे डायरेक्ट है, आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस वाले पोर्शन में क्या क्या चेंज होगा। इस वाले पोर्शन में सबसे पहले आप देखो कॉमा को किस में चेंज करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास जो भी है, इस पूरे को चेंज कर देंगे, कॉमा के साथ में इन्वर्टेड कॉमा पूरे को चेंज कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या करना, रिप्लेस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास विद दैट इन ओनली असर्टिव सेंटेंस। मान लो कि आपका सेंटेंस, सेंटेंस मतलब कौन सा, ये जो सेंटेंस है इसकी बात कर रहे हैं, अगर ये आपका असर्टिव है, असर्टिव का मतलब मैंने बताया ना स्टेटमेंट वाला, अब वो चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, असर्टिव होना चाहिए। अगर ये वाला सेंटेंस आपका असर्टिव है तो आप क्या करोगे, ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है इसकी जगह पर जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो इसकी जगह पर आप क्या लिख दोगे, दैट लिख दोगे, सिंपल। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को आप दैट में चेंज कर दोगे, कब, जब आपका ये वाला जो सेंटेंस है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, असर्टिव में हो, ठीक है। अगला, रिप्लेस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास विद इफ या वेदर इन ओनली इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखना, अगर मान लो ये वाला सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, जो कि है भी, देखो इंटेरोगेटिव ही तो है, वाई आर यू स्लीपिंग, सॉरी इंटेरोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच है, सॉरी, मान लेते कि अगर इंटेरोगेटिव होता, सिर्फ इंटेरोगेटिव, ध्यान रखना मैंने बताया था ना इंटेरोगेटिव का अलग बनेगा, इंटेरोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच का अलग बनेगा। तो अगर ये इंटेरोगेटिव होता तो अब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह पर दैट नहीं आता, उसकी जगह पर या तो आप लगाओगे इफ या तो आप क्या लगाओगे, वेदर, दोनों में से कुछ भी लगाओ, दोनों ठीक है, समझ गए। अगला देखो, रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास इन इंटेरोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच सेंटेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखो। अब आपको पता है ये वाला असल में क्या है, इंटेरोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच है। तो अगर आपको लगे कि आपका ये सेंटेंस यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर ये इंटेरोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच है, तो ध्यान रखना ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ना भाई साहब, ध्यान रखना इनकी जगह पर कुछ भी नहीं आएगा, इसको बस आपको रिमूव कर देना है। ना तो दैट आएगा, ना इफ आएगा, ना वेदर आएगा। दैट कब आएगा, जब असर्टिव होगा, इफ या वेदर कब आएगा, जब इंटेरोगेटिव होगा, और अगर इंटेरोगेटिव प्लस डब्ल्यू एच है तो ना तो दैट आएगा, ना इफ आएगा, ना वेदर, सिर्फ आपको उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अगर मान लेते हैं सेंटेंस आपका क्या है, इंपेरेटिव है, यहाँ वाला सेंटेंस क्या है आपका, इंपेरेटिव, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया अलग अलग सेंटेंसेस के बारे में कि इंपेरेटिव क्या है, असर्टिव क्या है, ऑप्टेटिव क्या है। अगर ये इंपेरेटिव है, ठीक है, तो इंपेरेटिव में इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा टू, देखो लिखा है ना, रिप्लेस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास विद टू, टू में चेंज कर देना है। और अगर मान लो यहाँ पर ऑप्टेटिव है, पांचवा सेंटेंस पता है आपको ऑप्टेटिव, मैंने इसलिए सारा पहले समझा दिया। अगर ऑप्टेटिव है, सॉरी एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी है, ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी में क्या करना है, इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, यानी कि असर्टिव की तरह, असर्टिव में भी दैट आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, दैट आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे सर ऑप्टेटिव का नहीं बताया आपने, ऑप्टेटिव का मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या आएगा, ऑप्टेटिव में भी दैट ही आता है, लिखना भूल गया हूं मैं, मुझे लगा मैंने अगली स्लाइड में लिखा है, लेकिन आप इसको अलग से नोट कर सकते हो कि ऑप्टेटिव में भी क्या आता है। अगर यहाँ पर मान लो ऑप्टेटिव हो, आप नोट करते चलो भाई, अगर यहाँ पर ऑप्टेटिव हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, दैट आ जाएगा। आगे बढ़े, ये आपको समझ में, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसको दो पोर्शन में बांट दिया, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चेंज आएगा। तो इसमें आपको मैंने सबसे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का बता दिया। अब बात करते हैं इसकी, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज आता है, देखो कैसे कैसे, देखो रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की, मैंने इसीलिए सब कुछ पहले समझा दिया, असर्टिव इंटरोगेटिव। अगर मान लो सेंटेंस आपका असर्टिव है, सेंटेंस मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो होता है मैंने बताया ना, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये वाला असर्टिव है तो असर्टिव में आपको क्या करना होता है, देखो ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट में जो सेड टू लिखा होता है, यहां पर देखो लिखा होता है ना ये सेड टू, ये जो लिखा होता है सेड टू, ये इस सेड टू को आपको क्या कर देना होता है, टोल्ड में चेंज कर देना होता है। कब करना होता है, जब सेंटेंस आपका इसके अंदर वाला क्या हो, असर्टिव हो, ठीक है। और अगर लिखा हो से टू तो से टू को कर देना है टेल में, और अगर लिखा हो सेज टू तो सेज टू को कर देना है टेल्स में। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल सैड होता है, तो अगर केवल सैड हो तो सैड का सैड रहेगा, ध्यान रखना। देखो आप एक चीज देखो, से का या सैड का या सैड टू या सेज टू या से टू का हम क्या कर रहे हैं, टोल्ड या टेल या टेल्स, ये तभी कर पा रहे हैं ना जब से के साथ टू लगा हुआ है। जब से के साथ या सैड के साथ टू लगा हो तभी आप उसको टेल या टोल्ड में चेंज करोगे। अगर मान लो सैड अकेला हो, सैड क्या हो, अकेला,
तो सैड का सैड ही रहेगा, ध्यान रखना। ऐसे अगर से अकेला हो तो से का से रहेगा, ऐसे अगर सेज अकेला हो तो सेज का सेज रहेगा, ठीक है। टेल, टोल्ड या टेल्स तभी होगा जब टू साथ में लगा होगा, से या सेज या सैड के, ठीक है। अब अगर मान लो इसके अंदर वाला सेंटेंस क्या हो भाई साहब, इंटेरोगेटिव हो, ठीक है। क्या हो, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, यहां पर एक चीज और लिखना, इंटेरोगेटिव प्लस WH, क्योंकि ये दोनों में अप्लाई होता है, ठीक है। या फिर इंटेरोगेटिव हो या फिर क्या हो, इंटेरोगेटिव प्लस WH हो, तो दोनों में अप्लाई हो जाएगा कि जो आपका सेड टू होगा, अब आप उसको किस में चेंज करोगे, उसको आप चेंज करोगे या तो आस्क्ड में या क्वेश्चन में या इंक्वायर्ड में या इंटेरोगेटेड में, ठीक है। कभी कभी कुछ और भी, जैसे कि वांटेड टू नो भी आ जाएगा। एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से देना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो केवल से टू हुआ तो आप क्या कर दोगे, आस्क या क्वेश्चन या इंक्वायर या इंटेरोगेट। अगर हुआ सेज टू तो इसमें भी सब में ऐसे लग जाएगा, आस्क, ठीक है, क्वेश्चंस, इंक्वायर्स या इंटेरोगेट्स, ऐसे हो जाएगा। और फिर से वही बात, जब तक टू ना लगे तब तक आपको चेंज नहीं करना, ठीक है। जब तक टू ना लगे, अगर मान लो टू नहीं लगा, केवल सैड है, ठीक है, तो ऐसे में ध्यान रखना, कई बार सैड भी होता है, लेकिन फिर मैंने क्या बताया कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि सैड को भी आपको क्वेश्चन में, आस्क्ड में चेंज करके दे देगा एग्जामिनर। तो वो मैं जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की, तो मैं आपको सब समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं सेंटेंस इसके अंदर वाला क्या हो, इंपेरेटिव हो, ठीक है। तो इंपेरेटिव के केस में आपको क्या करना होता है, जो आपका सेट टू होता है, सेट टू, उसको आपको चेंज करना होता है इसके हिसाब से कि भाई पहले आपको पढ़कर पता लगाना। अगर इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव में आपको पता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस कुछ भी हो सकता है। तो पहले आपको पढ़कर ये पता लगाना पड़ेगा कि उसके अंदर ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, एडवाइस है। जैसे प्लीज या काइंडली से शुरू है तो आप समझ जाओगे रिक्वेस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो वो ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन किसको बोल रहा है, ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई इसके अंदर ऑर्डर है तो सेट टू का क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड। अगर आपको लग रहा है इसके अंदर एडवाइस है तो सेट टू का क्या बन जाएगा, एडवाइज्ड। अगर आपको लग रहा है रिक्वेस्ट है इसके अंदर तो सेट टू की जगह पर क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड। अगर आपको लग रहा है इसके अंदर कमांड है तो सेट टू की जगह पर कमांडेड, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर इंपेरेटिव जो है ना वो नेगेटिव वाला है, डोंट या डू नॉट से शुरू है, नेगेटिव इंपेरेटिव है, तो उसको आप इनमें से किसी से तो बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़कर पता लगाओ कि क्या है। लेकिन एक और तरीका होता है नॉट वाला बनाने का या नेगेटिव वाला बनाने का, वो क्या है, फॉरबिड। कहने का मतलब है अगर आपको लग रहा है डोंट या डू नॉट से शुरू है, ठीक है, सेंटेंस जो आपका इंपेरेटिव है, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड, एडवाइस है, तो इन चारों से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इन चारों को मारो गोली और सीधा फॉरबिड से बनाओ, यानी कि सेट टू का क्या बन जाएगा, फॉरबिड। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर ऑर्डर है तो फिर सेट टू की जगह पर ऑर्डर्ड भी आ सकता है, ठीक है। अलग अलग रूल्स हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कब आपको डोंट को किस में चेंज करना होता है, कब चेंज नहीं करना होता है। और अगर मान लो इसके अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो ऑप्टेटिव में क्या करना होता है, जो सेड होता है ना आपका, इसको आपको चेंज करना होता है। वही मतलब अगर इसके अंदर आपको लग रहा है विश है तो सेट का बन जाएगा विश्ड। अगर आपको लग रहा है प्रे है तो सेट का बन जाएगा प्रेड। अगर आपको लग रहा है कर्स किया जा रहा है किसी को तो सेट का क्या बन जाएगा, कर्स्ड बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजों में चेंज बता दिया, एक मैंने आपको बता दिया कॉमा में क्या चेंज होता है, कब दैट बनता है, कब इफ या वेदर बनता है, कब कॉमा को रिमूव कर देते हैं, कब टू लगा देते हैं कॉमा की जगह पर। फिर मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज आता है, सेट टू का टोल्ड कब बनता है, सेट टू का आस्क्ड कब बनता है, क्वेश्चन कब बनता है, या सेट टू का ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड कब बनता है, या सेट का विश्ड, प्रेड कब बनता है। ये मैंने आपको इस वाली स्लाइड के अंदर समझा दिया, ठीक है। अब जो हम चेंज की बात करेंगे वो हम करेंगे इसके अंदर, ये वाला जो पार्ट होता है ना हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसके बाहर वाला जो था, इसके बाहर वाला, इसमें तो हमने पढ़ लिया क्या क्या चेंज करना होता है, ठीक है। एक चीज समझो, मैं यहां पर दोबारा से एग्जांपल लिख देता हूं डायरेक्ट का, जैसे कि ही सेड टू मी व्हाई आर यू स्लीपिंग, वही एग्जांपल लिख देता हूं मैं, व्हाई आर यू स्लीपिंग, ठीक है। तो इसमें तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चेंज आएगा, यहां तक में इसमें मैंने आपको बता दिया क्या चेंज आएगा, इसमें मैंने आपको बता दिया क्या चेंज आएगा, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये एज इट इज होता है। ही का ही रहेगा, मी का मी रहेगा, जो भी यहाँ पर दे रखा होगा। बेसिकली ये आपका सब्जेक्ट है, जिसने जिसने ये वाली बात कही है, ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात, ये जो स्पीच है, ये इसी ने कही है, ये आपका सब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट है, जिससे कही है इसने, मुझसे कही है ना, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसमें बता दिया मैंने आपको कितना चेंज आएगा। अब बात करते हैं इसके अंदर जो चेंज आएगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या क्या चेंज आता है, कब कब आता है, ध्यान से समझ लो। इधर देखो लिखा मैंने डायरेक्ट, उधर लिखा मैंने इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले जो चेंज की बात हम करेंगे, चेंज नंबर 1, वो है चेंज इन टेंस। इसके अंदर जो टेंस होता है ना वो चेंज होता है, ध्यान रखना। अब कौन सा टेंस किस में चेंज होगा, ध्यान से समझा रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, इसको याद कर लेना ताकि आपको ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है।
चलो देखो, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है बेसिकली, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा होगा तो जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट में वो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब कई बार बच्चों को याद नहीं रहता कि प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, तो इससे सिंपल तरीका याद रखने का बता रहा हूं। देखो, आप अच्छे से जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको थोड़ा बहुत भी टेंस की नॉलेज हो ना भी हो तो आप इसको याद कर सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं अब जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, हम डू डज लगाते हैं, और डू डज के साथ में फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लो इस वाले पार्ट के अंदर कहीं पर भी अगर आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आपको मान लो यहां पर दिखाई देगा गो, या आपको दिखाई देगा गोज, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो या तो आप ऐसे याद रख लो कि प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट में चेंज कर देंगे, या तो आप सिंपल याद रख लो कि जो फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म में जो एस ई एस है इसको हम चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी अगर दिखाई दे गया तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, वेंट बन जाएगा, सिंपल। या फिर मान लो अगर मुझे दिखाई देगा डू या डज में से कोई एक, फिर आपको मेन वर्ब को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देखो कि अगर इसके अंदर कहीं पर भी डू डज आपको दिखाई दे रहा है तो कुछ और मत देखो, बस डू डज को देखो। अगर डू डज है तो उस डू डज को चेंज करके आप क्या लिख दोगे, डिड लिख दोगे, बस इतना करना है आपको। सिंपल तरीका याद रखने का कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा हुआ है तो उसको आप चेंज कर दोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और अगर डू डज दिखाई दे रहा है तो उसको आप चेंज कर दोगे डिड में। सिंपल सा बस फंडा, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अगला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में। या तो आप ऐसे याद रख लो कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में करते हैं, या तो सिंपल सी चीज, सबसे सिंपल, कि अगर इस वाले पार्ट में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी आपको इज एम आर दिखाई दे रहा है तो बस इसको आपको चेंज कर देना वॉज वर में। तो ये आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, असल में आपको बस ये याद रखना है छोटा सा कि अगर इज एम आर है तो इज एम आर को वॉज वर में चेंज कर देना है, सिंपल। ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट को आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखो कि अगर कहीं पर भी हैज हैव दिखाई दे गया तो उसको बस आपको हेड में चेंज कर देना है, बस जो बता रहा हूं वही याद रखो। हैज हैव दिखाई दे गया, आंख बंद करके हेड में चेंज कर दो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। इसमें भी सिंपल सी चीज याद रखनी है क्योंकि इन दोनों में बस एक ही चीज का फर्क होता है, यहां पर हैज हैव होता है और यहां पर हेड होता है। पूरा पूरा रूल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखो जो मेन चीज है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बस यही फर्क है कि यहां पर हैज हैव आता है और यहां पर हेड आता है, तो आपको हैज हैव को हेड में चेंज कर देना है, सिंपल। यहां पर भी देखो सेम है, हैज हैव को हेड में चेंज कर देना है। ऐसी दोनों कॉन्टिन्यूअस वाले में एक ही फर्क होता है कि यहां पर कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है और यहां पर वॉज वर आता है, बाकी सारी चीजें आप जाके देखो रूल में सब सेम होता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब दोनों में सेम है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब अगला, ये प्रेजेंट की तो बात हमने कर ली, अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। सिंपल सी चीज बता रहा हूं याद रखने के लिए कि पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव में, तो जहां पर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे जाए उसकी जगह पर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। मतलब मान लो यहां पर कहीं पर मुझे दिखाई देता वेंट, वेंट दिखाई देता जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जब मैं इसका इनडायरेक्ट बनाता तो इनडायरेक्ट में मैं क्या कर देता, इस वेंट को मैं चेंज कर देता हैड गॉन, यानी कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल। या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये भी इसी की पहचान है, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा होगा डिड नॉट गो, ये लिखा होता डिड नॉट गो, तो उसको मैं इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करता, हैड नॉट गॉन, यानी कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है आपको, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। सिंपल याद रखो, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल याद रखो कि कहीं पर भी अगर आपको वॉज वर्ड दिखाई दे जाए तो वॉज वर्ड को चेंज कर देना हैड बीन में, सिंपल याद रख लोगे इसको। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कोई चेंज नहीं आता, ध्यान रखना। पास्ट परफेक्ट में असल में क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगर मान लो यहां पर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है तो वो इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है हेड के साथ बीन, जो कि इसकी पहचान होती है, हेड के साथ बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी एज इट इज रहेगा, ध्यान रखना ये दोनों चेंज नहीं होते। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या चेंज करना है क्या चेंज नहीं करना, किसको किस में चेंज करना है। तो ये था चेंज नंबर 1 जिसको हम बोलेंगे चेंज इन टेंस। अगला चेंज नंबर 2, चेंज ऑफ मॉडल्स, टाइम, प्लेस एंड एडजेक्टिव, ठीक है। मतलब डायरेक्ट में जो मॉडल होगा या जो टाइम होगा, जो प्लेस होगा, जो एडजेक्टिव होगा, उसको भी चेंज करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, ये जो मैंने लिखा है ना
बस इतना आपको याद रखना, इतना, इसके अलावा कुछ आपको याद नहीं रखना, ठीक है। डायरेक्ट में इसी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, आपको पता है ना, अब हम इसके चेंज की बात कर रहे हैं। तो अगर यहां पर कहीं भी आपको दिखाई दे जाए कैन, तो इनडायरेक्ट में वो बन जाएगा कुड। अगर आपको दिखाई दे जाए मे, तो मे का बन जाएगा माइट। जैसे यहां पर लिखा हो कहीं पर मान लो मे, तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, वो माइट बन जाएगा, ठीक है, MIGST माइट। विल शैल का बन जाएगा वुड शुड। अब वुड कब बनेगा, शुड कब बनेगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा अभी। टुडे, अगर यहां पर कहीं पर भी दे रखा टुडे, तो टुडे का बन जाएगा दैट डे। अगर दे रखा टुमारो, तो टुमारो का बन जाएगा द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। येस्टरडे, येस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, तो इसका क्या बन जाएगा, या तो बन जाएगा द प्रीवियस डे या तो बन जाएगा द डे बिफोर, ठीक है। अगर दे रखा टुनाइट, तो टुनाइट का क्या बन जाएगा, दैट नाइट। अगर दे रखा लास्ट, जैसे लास्ट के साथ कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि लास्ट नाइट, ठीक है, या लास्ट मंथ, या लास्ट वीक, लास्ट ईयर, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो है लास्ट नाइट, तो उसका बन जाएगा दैट, लास्ट का सॉरी द प्रीवियस बनता है ना लास्ट का, देखो लास्ट का क्या बनता है, द प्रीवियस। तो जैसे मान लो मैंने बोला द लास्ट नाइट, तो आप क्या बोलोगे, द प्रीवियस नाइट। मैंने बोला लास्ट मंथ, तो आप क्या बोलोगे, द प्रीवियस मंथ। मैंने बोला लास्ट वीक, तो आप क्या बोलोगे, द प्रीवियस वीक। मैंने बोला लास्ट ईयर, तो आप क्या बोलोगे, द प्रीवियस ईयर, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट का क्या बन जाता है, द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट के साथ आप कुछ भी ऐड कर दो, जैसे कि नेक्स्ट वीक, तो इसका क्या बन जाएगा, द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ, तो क्या बन जाएगा, द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। दिस का बन जाता है दैट, दिस का बन जाता है दोज, हियर का बन जाता है देयर, नाउ का बन जाता है देन, और अगो का बन जाता है बिफोर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। आप या तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स जरूर बनाओ। और वैसे भी नोट्स ये वाले जो अभी अगर नहीं भी बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब नरेशन खत्म हो जाएगी, तो खत्म होने के बाद में इसकी जो कंप्लीट PDF है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय रोशन, इंग्लिश बाय रोशन पे आपको पूरी की पूरी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। इससे पहले की भी काफी चैप्टर्स मैंने डाल दिया वहां पे, आप ढूंढोगे फाइल्स में जाके आपको मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वहां से लिंक ओपन ना हो, कभी कभी कुछ बच्चे बोलते नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च करना इंग्लिश बाय रोशन। तो यूट्यूब पे जो मेरे चैनल का लोगो है, जाके देखो चैनल का लोगो, वही लोगो टेलीग्राम पे यूज हो रखा होगा, तो आप वहां से जाके इस PDF को ले सकते हो, ठीक है। तो चेंज नंबर 2 था ये, मॉडल्स, टाइम, प्लेस एंड एडजेक्टिव, इनमें चेंज था। चेंज नंबर 3, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ध्यान रखना, लेकिन मैं आपको इसको आसान तरीके से समझा दूंगा जब एग्जाम्पल बताऊंगा। इसको मैं अपनी भाषा में इसको बोलता हूँ सन बटा 123। सन बटा, बटे का साइन है ना, सन बटा 123, ठीक है। इस सन में एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज। अब जब मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने यहां पर लिखा था ना, ही सेड टू मी, उसके बाद यहां पर जो भी लिखा है मान लो, तो इसमें मैंने आपको बताया था ये आपका सब्जेक्ट होता है, और ये आपका जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये असल में इसी की बात कर रहा हूं मैं, इसकी। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये असल में मैं इसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये है क्या, क्या करना है सर, सन बट्टा 123 है क्या, अभी समझाऊंगा। और इस एन का मतलब है नो चेंज, ठीक है। और इस 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, आपने अगर प्रोनाउन टेबल पढ़ी हो तो आपने ऐसे पढ़ा होगा, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट, आई, माई, मी, वी, आर, अस, और अगला क्या होता है, यू, योर, यू, ठीक है। इनमें जो स्टार्टिंग वाले जो चार है ना भाई साहब, ये चारों के चारों, इनको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन, ध्यान रखना। हालांकि ये जो बीच वाले लिखे हैं ना मैंने जितने भी है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये ध्यान रखना, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये मैंने आपको एडजेक्टिव प्रोनाउन में करा रखा है, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये असल में एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन क्योंकि टेबल में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं बॉक्स के अंदर, सारे थर्ड पर्सन है। और ये जो आई और वी वाले जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आई, माई, मी, वी, आर, अस, ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन है। और यू जो है ना बेचारा अकेला बच गया, ये आपका सेकंड पर्सन है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं समझा क्या रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल मैं आप लेके समझाता हूं, ध्यान से समझना। जैसे मैंने बोला, ही सेड टू मी, आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग। अच्छा, यहां तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा ना, यहां पर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरी फोटो आ रही होगी। यहां से लिखता हूं, यहां से देखो, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ध्यान से समझना। ही सेड टू मी,
आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग। ठीक है, ये लिखा। मैं इसका इनडायरेक्ट बना रहा हूं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, मैंने आपको बता रखा है। हाँ, इसमें चेंज आता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब है ये, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को कब कब किस में चेंज करते हैं, याद आया? ये देखो, ये वाला, सॉरी ये वाला बताया था, सेट टू को कब किस में चेंज करते हैं। तो अब उसके लिए आपको देखना होता है कि इसमें जो सेंटेंस है वो क्या है। तो देखो, इसमें जो सेंटेंस है वो आप ये पता लगाओ कि असर्टिव है या इंटेरोगेटिव है या इंपेरेटिव है या ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। तो आपको सिंपली पता लग रहा है कि एक स्टेटमेंट है कि आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। स्टेटमेंट ही तो है ना, कहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना किसी को एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, और ना ही एक्सक्लेमेटरी है। तो सिंपल स्टेटमेंट है, यानी कि असर्टिव है। तो असर्टिव में क्या करते हैं, देखो असर्टिव वाले में सेट टू का क्या बन जाता है, देखो टोल्ड बन जाता है ना। तो यहाँ पर सेट टू की जगह पर क्या आ जाएगा, टोल्ड। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मी को चेंज नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। इस पूरे की जगह टोल्ड है, कई बार क्या करते हैं बच्चे, टोल्ड टू लिख देते हैं, पूरे सेट टू की जगह पर टोल्ड है ना, तो ही टोल्ड मी। अब आपको मैंने बताया था जब ये असर्टिव होता है तो इसको किस में चेंज करते हैं, दैट में। देखो यहाँ बताया था, जब असर्टिव होता है तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको दैट में चेंज करते हैं असर्टिव में, बताया ना, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो दैट हो गया। अब देखो एक चीज को ध्यान से समझो, मैंने इसके अंदर अभी तक आपको दो चेंज बता दिए। ठीक है, इस स्लाइड से पहले पहला चेंज क्या बताया था, पहला चेंज बताया था टेंस का, और दूसरा चेंज क्या बताया मैंने आपको, टाइम प्लेस, इन सब का, टाइम प्लेस मॉडल, टाइम प्लेस और मॉडल इनका बताया ना। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले क्या टेंस में चेंज होगा, आप यहाँ पर बताओ टेंस कौन सा है, तो आप कहोगे सर फ्यूचर है, क्योंकि विल फ्यूचर में आता है। तो आप देखो अगर यहाँ पर ढंग से देखो, क्या मैंने यहाँ पर फ्यूचर को कहीं पर भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इसका सिंपल सा मतलब है कि फ्यूचर टेंस किसी में चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, रीजन क्या है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में असल में क्या आता है, विल शैल, जो कि एक मॉडल है। तो जब आप मॉडल को चेंज कर ही रहे हो तो टेंस को चेंज करने से फायदा नहीं है, इस चीज को समझो। तो फ्यूचर टेंस में चेंज नहीं आता, लेकिन हाँ टाइम प्लेस मॉडल में तो चेंज आता है। अभी देखो मैंने बताया था विल को किस में चेंज करते हैं, विल शैल को वुड शुड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, विल को वुड में चेंज कर दूंगा। अभी लिख नहीं रहा मैं केवल चेंज करके लिख ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो दो चेंज बता दिए मैंने, तीसरा चेंज ये है आपका सन बटा 123। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखो। आप इधर ढंग से देखो क्या लिखा, थर्ड पर्सन, और इसके ऊपर क्या लिखा, नो चेंज। यानी कि अगर इस पूरे में ये जो लिखा है मैंने, ये इस पूरे में अगर कहीं पर भी कोई थर्ड पर्सन हुआ तो उसको तो आपको चेंज करना ही नहीं, क्योंकि देखो थर्ड पर्सन के ऊपर क्या लिखा है, नो चेंज। जैसे मान लो इसके अंदर थर्ड पर्सन यानी कि इन कितने हैं ये, ही शी इट दे, कितने हैं ये, 12 है ना। इन 12 में से अगर कुछ भी हुआ तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे थर्ड पर्सन है। तो आप बताओ क्या इसमें कहीं पर भी इन 12 में से कुछ दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। अगर मान लो फर्स्ट पर्सन हुआ तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये मतलब है इसका कि अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ध्यान से समझना। अगर सेकंड पर्सन हुआ तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन तो चेंज होगा ही नहीं। अब आप मुझे बताओ, ये जो लिखा है आई और ये जो लिखा है यू, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पर्सन है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन अगर है तो चेंज होगा, केवल थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा ना। अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का कोई भी दिख जाए, आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर इन 9 में से आई माई मी वी आर अस यू योर यू, इन 9 में से कुछ भी यहां पर आपको दिखाई दे जाए तो आप सिंपल कहना कि वो चेंज होगा ही होगा। अब आप मुझे बताओ यहां पर आपको क्या दिख रहा है, आई, आई दिख रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आई कौन सा पर्सन है, तो आप कहोगे सर आई फर्स्ट पर्सन है। तो आपकी नजर जाएगी इस वाले टेबल पे, आप कहोगे सर फर्स्ट पर्सन जो है ना वो चेंज होगा सर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कि सर इस टेबल के हिसाब से जो फर्स्ट पर्सन है ना सर वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था सब्जेक्ट कौन, सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका आई है वो चेंज होगा आपके ही के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। अब सिंपल तरीका है इसको याद रखने का, प्रैक्टिस के साथ वैसे सीख जाओगे। अभी कैसे आप कर सकते हो, आसान तरीका बता रहा हूं। जैसे आपको आई को चेंज करना है, चेंज तो होगा, तो आप क्या करोगे, आई की कंप्लीट टेबल जो है ना ऐसे आप बना लोगे, या फिर दिमाग में याद रख सकते हो कि आई की कंप्लीट टेबल आई माई मी। अच्छा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है, ही। यानी कि जो आई है वो आपका ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो नीचे क्या करोगे इसके, ही की टेबल, ही हिज हिम, देखो ही हिज हिम। ठीक है, अब आपने क्या देखा, आपको चेंज आई को करना है। तो अगर आई को चेंज करना है तो आई के जस्ट नीचे क्या है, ही। तो यहां पर जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो आई की जगह पर क्या आ जाएगा, ही। अब मान लो मैंने टेबल क्यों लिखा, मान लो यहां पर कहीं पर लिखा होता माए, क्या लिखा होता, माए। तो माए भी क्या है, आई में आता है ना, वो भी फर्स्ट पर्सन है, वो भी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता, सब्जेक्ट यानी कि ही। तो पहले आप माई की टेबल बनाते वही आई माई मी, फिर आप ही की टेबल बनाते ही हिज हिम। अब आप क्या करते हैं, माई को चेंज करना है तो माई के नीचे क्या है, हिज। तो अगर यहाँ पर कहीं पर माई लिखा होता तो माई की जगह पर क्या आ जाता, हिज आ जाता। अगर यहाँ पर कहीं पर मी लिखा होता तो मी की जगह पर क्या आ जाता, हिम आ जाता। ये कहने का मतलब है मेरा, समझ में आया। तो ही के बाद देखो विल की जगह पर वुड आ जाएगा, क्योंकि विल को वुड में चेंज करना है, नॉट का नॉट आ जाएगा।
टेल का टेल आ जाएगा। और देखो यू, ये भी तो सेकंड पर्सन है, तो ये भी तो चेंज होगा, होगा ना चेंज। अब आप मुझे बताओ सेकंड पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ आपको चेंज किसको करना है, आपको चेंज करना है यू को, तो यू की टेबल बना लोगे ऊपर, जिसको चेंज करना है उसकी टेबल ऊपर, यू, योर, यू, ठीक है। किससे चेंज करना है आपको, यू को किससे चेंज करना, मी से। मी के मतलब मी के साथ कंपेयर करके चेंज करना, तो मी की टेबल बनाओ यहाँ पर, आई, माई, मी, सीधी टेबल बनानी है आपको। अब आप मुझे बताओ, देखो यू तो ये भी है और यू तो ये भी है, तो आपको कैसे पता कि ये जो यू है वो ये वाला है कि ये वाला है। तो आप अच्छे से जानते हो कि जो पहला वाला होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि अगर ये वाला यू सब्जेक्ट हुआ तो इसका मतलब वो ये वाला यू है, अगर ये वाला यू ऑब्जेक्ट हुआ तो मतलब वो ये वाला यू है। समझ में आ रही है बात। तो आप अच्छे से जानते हो कि ये ऑब्जेक्ट है। आई विल नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तो बताने वाला तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम ऑब्जेक्ट हो, यानी कि ये वाला जो यू है ना, ये वो असल में ये वाला है। तो हमें इसको चेंज करना है और इसके जस्ट नीचे क्या लिखा है, मी लिखा है ना, तो यू की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा मी, और एनीथिंग का क्या आ जाएगा एनीथिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट पर्सन है उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो सेकंड पर्सन है उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और अगर थर्ड पर्सन होता तो उसको चेंज नहीं करते। जैसे मान लो यहाँ पर मैं ये लिख देता, यहाँ पर मैं लिख देता दैट ही सेड टू मी आई विल नॉट टेल हिम एनीथिंग, ठीक है, ये लिखा होता। देखो आई का तो आपको पता क्या बन जाएगा, ही, अभी मैंने बताया फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है ही, तो आई का क्या बन जाएगा ही, विल का वही वुड, नॉट का नॉट, ठीक है, टेल। अभी देखो हिम जो है ना, हिम ये क्या है, थर्ड पर्सन है। मैंने क्या बताया था, इन 12 में से कुछ भी आ जाए तो चेंज नहीं करना आपको। तो हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज, तो हिम का हिम रहेगा और एनीथिंग। इस तरीके से ये करना होता है आपको। तो ये था आपका चेंज नंबर 3। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती जाएगी और आपको चीजों के बारे में पता लगता रहेगा, ठीक है। चेंज नंबर 4 देखो भाई, चेंज नंबर 4। अच्छा ये आप याद कर लेना कि ये 12 आए तो इनको चेंज नहीं करना, इन 9 में से कुछ भी दिख जाए, आई, माई, मी, वी आर, अस या यू, तो उसको चेंज करना है, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट स्पीच में एक और चीज ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट स्पीच में कहीं पर भी लिखा होता है सर, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर जैसे यहां पर कहीं लिखा होता है सर मे आई हेल्प यू या हाउ मे आई हेल्प यू, ऐसे करके लिखा होता है ना सर या मैडम, तो अगर इसके अंदर सर या मैडम लिखा हुआ दिख जाए तो उस सर या मैडम को इनडायरेक्ट में आपको, या फिर योर ऑनर दिख जाए तो उसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है रिस्पेक्टफुली में। जैसे यहां पर लिखा हो, मान लो ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू, ये लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, ही सेड टू की जगह पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड। अब आप मुझे बताओ आस्क्ड क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है, और मैं बताया आपको पीछे कि सेड टू का आस्क्ड बन जाता है। ये भी चेंज नहीं होगा, हर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज होता ही नहीं है। और मैंने आपको बताया जब यहाँ पर इंटेरोगेटिव होता है तो इसकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इफ या वेदर, बताया था, देखो इधर इफ या वेदर, ये रहा इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर, याद रखो इसको। लेकिन इस इफ या वेदर से पहले क्या करना होता है, आपको बताया ना मैंने, मैडम है तो मैडम की जगह पर क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टफुली, इफ या वेदर से पहले रिस्पेक्टफुली, ठीक है। उसके बाद लगाओ इफ या वेदर, और फिर जो भी आपको आगे चेंज करना है वो चेंज कर दो, अभी आगे सिखाऊंगा क्या 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 चेंज करना है, ठीक है। तो सर मैडम या योर ऑनर हो तो क्या करना है, रिस्पेक्टफुली, या फिर ऐसे मान लो डियर लिखा हो या डार्लिंग लिखा हो या माई बिलव्ड लिखा हो तो उसको आपको चेंज कर देना है लविंगली या अफेक्शनेटली में, प्यार से। लविंगली मतलब प्यार से, अफेक्शनेटली मतलब प्यार से। 4 चेंजेस बता दिए मैंने आपको, ठीक है। आई होप ये सारे जो चेंजेस अभी तक मैंने आपको बताए, पहले वाले पार्ट में मैंने आपको 2 चेंज बताए, एक तो वर्ब में चेंज होता है, सेट टू का टोल्ड, सेट टू का क्वेश्चन या आस्क्ड, सेट टू का ऑर्डर रिक्वेस्टेड, और दूसरा मैंने बताया पहले वाले पार्ट के अंदर ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जिसको हम असर्टिव में दैट में चेंज कर देते हैं, इंटेरोगेटिव के केस में इफ या वेदर में चेंज कर देते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस WH के केस में क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इंपेरेटिव के केस में टू में चेंज कर देते हैं, एक्सक्लामेटरी के केस में दैट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपका ये होता है, क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें कितने चेंज होते हैं, 4 तरीके के चेंज, असल में 3 ही चेंज होते हैं, ये तो कभी होता है कभी नहीं होता, असल में 3 ही चेंज होते हैं। चेंज नंबर 1 क्या है, टेंस में चेंज, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर टेंस याद ना रहे तो मैंने आपको बता दिया, इज एम आर का वॉज वर, डू डज का डिड, ये सब, ठीक है। चेंज नंबर 2 क्या था, ये मॉडल, टाइम, प्लेस, एडजेक्टिव, इनमें चेंज करते हैं। और चेंज नंबर 3 ये सन बटा 123, ठीक है। और ये कभी होगा कभी नहीं होगा। अब जितने भी चेंजेस आपने पढ़े, इन चेंजेस के बल पर आओ हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आज मैं आपको असर्टिव, इंटेरोगेटिव और
इंटेरोगेटिव प्लस WH और शायद इंपेरेटिव, इतना मैं आपको करा दूंगा आज की क्लास में, फिर जो बच जाएगा वो हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। चलो सबसे पहले असर्टिव के एग्जांपल्स देखते हैं। देखो ये डायरेक्ट है, ही सेड टू मी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। तो देखो ये वाला जो सेंटेंस है भाई साहब, क्या ये असर्टिव है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर ना तो कोई क्वेश्चन है, ना कोई विश या प्रे है, ना ही यहाँ पर कुछ ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड है। यहाँ पर सिंपल सा मतलब कोई क्या कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो जब असर्टिव है, आओ चेंज करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करोगे इनडायरेक्ट में, देखो मैंने आपको बताया इन दोनों में तो कोई चेंज होता नहीं है, तो ये एज इट इज, देखो ही और मी का मी। अच्छा ये जो सेड टू है, आपको बताया मैंने, आप पीछे की स्लाइड में जाके देख सकते हो अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो, कि सेड टू का क्या बन जाता है, टोल्ड बन जाता है जब असर्टिव हो। तो सेड टू का क्या बनेगा, टोल्ड। तो ही टोल्ड मी। और ये भी बताया कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसको हम क्या करते हैं, दैट में चेंज कर देते हैं। कुछ भी नया तो नहीं बता रहा ना, सब बता चुका हूं ना। ही टोल्ड मी दैट। अब यहां पर आपको 3 तरह के चेंज करने हैं, आपको बताया। चेंज नंबर 1 टेंस में चेंज, चेंज नंबर 2 टाइम प्लेस मॉडल, ठीक है, टाइम प्लेस मॉडल, और चेंज नंबर 3 क्या होता है, सन बटा 123। तो एक एक करके तीनों चेंज करते हैं। सबसे पहले टेंस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। टेंस में चेंज करते हैं। तो देखो टेंस कौन सा है, या तो मैंने बताया टेंस याद रख लो कि किसको किस में चेंज करते हैं, या तो मैंने सिंपल बताया जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है, जैसे कि आपको मैंने देखो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, कि जहां पर भी आपको दिख जाए, कहां गया ये रहा, जहां पर भी आपको दिख जाए वॉज वर्ब, ये रहा, तो वॉज वर्ब को मैंने सिंपल बताया कि या तो टेंस याद रख लो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, या तो सिंपल याद रखो वॉज वर्ब को चेंज कर देंगे हैड बीन में। तो मुझे यहां पर दिखाई दे गया वॉज, देखो, तो इस वॉज की जगह पर क्या आ जाएगा, हैड, ठीक है, बीन। और आपको पता है नॉट भी है ना, तो नॉट जो आता है वो हेड और बीन के बीच में आता है, हेड नॉट बीन। तो टेंस में चेंज मैंने कर दिया। चेंज नंबर 2 टाइम प्लेस और मॉडल, इसके अंदर कोई मॉडल तो नहीं है, ठीक है। टाइम और प्लेस, तो देखो दिस आ रहा है, मैंने क्या बताया था, देखो ये रहा, दिस का क्या बन जाता है, दिस का बन जाता है दैट। एडजेक्टिव में चेंज करना है ना, एडजेक्टिव में, तो ये रहा दिस, तो इस दिस का क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा। 2 चेंज कर लिए मैंने, और कुछ चेंज करने लायक नहीं है। तीसरा चेंज है सन बटा 123, इसमें भी चेंज करना है। तो पहले आप ये देखो, इसमें चेंज करने के लिए कंपलसरी है कि भाई इन 9 में से कोई ना कोई होना चाहिए, आई माई मी, या यू योर यू, या फिर वी आर अस। क्या इन 9 में से मुझे कोई दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आई भी दिखाई दे रहा है और यू भी दिखाई दे रहा है। तो चलो ठीक है, इनको भी चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे भाई, देखो सबसे पहले आई को चेंज करते हैं। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो आप अच्छे से जानते हो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन है, ही, यानी कि आपको आई को ही से चेंज करना है। तो देखो आई भी सब्जेक्टिव केस होता है, पहले पे आता है, और ही भी पहले पे आता है। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, आई की जगह पर ही। तो यहाँ पर देखो आई की जगह पर क्या आ गया, ही, ठीक है। और मैंने क्या बताया, वॉज की जगह पर हैड, तो आ गया हैड। नॉट की जगह पर नॉट, और हेड के साथ बीन भी आएगा तो आ गया बीन। उसके बाद ये सेम रहेगा, वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस का क्या बन गया, दैट। फ्रॉम का क्या रहा, फ्रॉम। और ये यू है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये जो यू है ये भी ऑब्जेक्ट है, और जो मी है ये भी ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करना है तो टेबल लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपने डायरेक्ट यू की जगह पर क्या लिख दिया, मी लिख दिया। अगर टेबल लिखते भी हो तो लिख लो, आपको यू की टेबल लिखनी है, यू योर यू, और चेंज किसे करना है, मी से। तो मी की टेबल क्या होती है, आई माई मी। तो ये जो यू है यही, इसी को तो चेंज करना है आपको, यही तो आपका ऑब्जेक्ट है, और इसके नीचे क्या है, मी है। तो यू की जगह पर क्या आ गया, मी। तो ये आपका बन गया इनडायरेक्ट, ठीक है। कविता टोल्ड मी यू ऑलवेज वेस्ट योर टाइम ऑन दीज थिंग्स। तो देखो कविता एज इट इज, टोल्ड का टोल्ड रहेगा। मैंने क्या बताया भाई, सेट टू का टोल्ड बनता है, लेकिन जब पहले से टोल्ड दे रखा तो टोल्ड का टोल्ड, कुछ लोग क्या करेंगे, टोल्ड को वापस सेट टू में कर देंगे। भाई महान इंसान, टोल्ड का टोल्ड रखना है, ठीक है। कविता टोल्ड, और इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, हिम कविता टोल्ड हिम। देखो असर्टिव है, यू ऑलवेज वेस्ट योर टाइम ऑन दीज थिंग्स, कि तुम हमेशा इन चीजों पर अपना टाइम वेस्ट करती हो या करते हो, ठीक है। तो आपको पता असर्टिव है, एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर कॉमा की जगह पर क्या जाएगा, दैट। तो कविता टोल्ड हिम दैट। उसके बाद देखो ये सेकंड पर्सन है, साथ साथ में चेंज करते चलो। सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, सन बटा 123 है ना, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है ये तो सब्जेक्ट है, और हिम जो है, हिम तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ही हिज हिम, हिम ऑब्जेक्ट होता है ना, तो आपको यू को चेंज करना है, तो यू तो सब्जेक्ट है ना, तो इस हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। तो यू की जगह पर क्या आ जाएगा, ही। ऑलवेज का क्या आ गया, ऑलवेज। अब देखो मैंने क्या बताया था, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, या तो टेंस याद रखो, सिंपल याद रखो, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसे चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही ऑलवेज वेस्टेड। उसके बाद देखो योर, ये भी चेंज होगा क्योंकि ये भी इन 9 में से एक है, तो ये भी सेकंड पर्सन है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि इसी के, हिम के अकॉर्डिंग। लेकिन अब ये जो है ना, ये पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस। तो हिम का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है ना, ही हिज हिम। तो योर की जगह पर क्या आ जाएगा, हिज। तो योर की जगह पर क्या आ गया, हिम टाइम लिख दिया, सॉरी मैंने हिज टाइम,
वेस्टेड हिज टाइम, ठीक है, वेस्टेड हिज टाइम। उसके बाद ऑन का ऑन, फिर देखो ये बताया मैंने दीज की जगह पर, देखो ये रहा दीज की जगह पर क्या आता है, दोज आता है, तो दीज की जगह पर क्या आ गया, दीज की जगह पर आ गया आपका दोज, उसके बाद थिंग्स का थिंग्स, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। माई फादर सेड टू मी, तो माई फादर का माई फादर, सेड टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड, क्योंकि देखो असर्टिव है, ठीक है, सेड टू उसके टोल्ड, और मी का मी, उसके बाद इसकी जगह पर क्या आ जाएगा दैट, क्योंकि असर्टिव है। अब देखो दे थर्ड पर्सन है, तो आपको पता है थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, तो दे की जगह पर दे लिखा है मैंने। और देखो टेंस कौन सा है, फ्यूचर है, तो फ्यूचर टेंस में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो मॉडल है विल, इसमें तो चेंज होता है ना, मैंने लिखवाया देखो विल शैल की जगह क्या आता है, ये विल शैल की जगह क्या आता है, देखो वुड आता है ना, वुड शुड, तो मैंने विल की जगह क्या लिख दिया, वुड, सपोर्ट का सपोर्ट। अब देखो ये चेंज होगा क्योंकि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई साहब, हमारा मी है। आपको पता है ये जो यू है, ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, दे विल सपोर्ट यू, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तो तुम्हें करेंगे सपोर्ट, वो करेंगे तो वो सब्जेक्ट है, तुम्हें करेंगे तुम ऑब्जेक्ट हो, तो यू अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको मी का भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आपको पता मी खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो यू की जगह पर क्या आ गया, मी, कि दे वुड सपोर्ट मी इफ, तो इफ का आ गया इफ। अब देखो ये दोबारा से चेंज होगा, ये सेकंड पर्सन है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, यही मी तो है। अब देखो ये जो यू है ना, ये सब्जेक्ट है, इफ अगर यू ओबे देम, अगर तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हो, अब आज्ञा का पालन कौन कर रहे हो, तुम, तो अब जो यू है ये आपका सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट है ना, तो आपको पता है आप मी से चेंज करोगे, लेकिन मी नहीं लिखना आपको, मी का जो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अगर ये यू सब्जेक्ट है तो मी का भी जो सब्जेक्ट है वही लिखोगे ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यू की जगह पर आ गया आई, ठीक है। और मैंने सिंपल बताया था अभी कि जो फर्स्ट फॉर्म दिख जाए कहीं पर भी आपको, तो उसकी जगह पर आपको सेकंड फॉर्म लिख देना है, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। और देम का देम, सिंपल, क्योंकि थर्ड पर्सन है ये, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपका बन गया इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कह रहा हूँ, इनडायरेक्ट बन गया आपका। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव की, इसकी बात नहीं कर रहे अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव के केस में एक चीज याद रखना, इसमें आपको पता है तीन चेंज तो होते ही होते हैं अभी तक जो आपने पढ़ा, पहला होता है टेंस में चेंज, दूसरा होता है वही टाइम प्लेस मॉडल, ठीक है, तीसरा होता है सन बटा 123। इंटेरोगेटिव के केस में क्या होता है, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव प्लस डब्ल्यू, बेसिकली इंटेरोगेटिव होना चाहिए, इस केस में क्या होता है, यहां पर एक और चेंज होता है, आपको करना क्या होता है, जो इंटेरोगेटिव होता है ना, उसको आपको असर्टिव में चेंज कर देना होता है। अब आप कहोगे सर ये चीज तो समझ में नहीं आई, सिंपल है यार, देखो इंटेरोगेटिव और असर्टिव में एक ही फर्क होता है कि इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, और असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में। नहीं समझे, जैसे आर यू गोइंग देयर, इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, मुझे बस इन दोनों के प्लेस को आपस में चेंज करना है, यू आर गोइंग देयर, बन गया असर्टिव। तो ध्यान रखना इंटेरोगेटिव को असर्टिव में आपको चेंज करना है, और उसके लिए आपको बस सिंपल सा क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के प्लेस को आपस में चेंज कर देना है, ठीक है। तो चौथा चेंज भी है इसके अंदर जो आपको याद रखना है, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि चेंज नहीं करते हैं वो, जैसे देखो शीतल सेड टू देम डू यू ऑल वॉच हॉरर मूवीज, अब देखो ये इंटेरोगेटिव है कि नहीं, इंटेरोगेटिव है, तो देखो शीतल, अब सेड टू की जगह पर टोल्ड नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो इंटेरोगेटिव के केस में क्या होता है, सेड टू की जगह पर क्या आता है, आस्क्ड आता है, या इंक्वायर्ड आता है, या फिर क्वेश्चन आता है, इंटेरोगेटेड आता है, वांटेड टू नो आता है, सब लिखवा रखा है पीछे की स्लाइड में देखो ना, तो मैंने लिख दिया आस्क्ड। उसके बाद मैंने आपको बताया इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें मैंने आपको बताया अगर ये इंटेरोगेटिव हो तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इफ या वेदर। अगर मान लो ये इंटेरोगेटिव प्लस WH होता तो आपको अच्छे से पता है कि ये रिमूव हो जाता, ना तो इफ आता ना वेदर आता, लेकिन क्योंकि ये केवल इंटेरोगेटिव है तो इसकी जगह पर क्या आ गया, इफ या वेदर, कुछ भी लगा दो, दोनों में से एक लगाओ। अब देखो सबसे पहले, अब यहां पर बहुत ध्यान से चीज को समझना, बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहला जो आपको चेंज करना होता है वो आपको चेंज करना होता है टेंस में, तो भाई सबसे पहले टेंस में चेंज करो। अब आप कहोगे सर ठीक है, टेंस कौन सा है, यहाँ पर डू आ रहा है, यहाँ पर डू आ रहा है ना, डू यू ऑल वॉच, डू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, आपको पता है डू डज जब भी आता है, मैंने देखो पीछे की स्लाइड में लिखवाया कि जब भी डू डज आता है ना, जब भी डू डज आता है मतलब वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखो किस में चेंज करना है हमें, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको मुझे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है, डू को डिड में चेंज करना है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, ध्यान से समझना। आपको याद आया मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि आपको इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना है, तो यहां पर ध्यान रखना, जब भी आप इंटेरोगेटिव वाला बना रहे हो तो टेंस में चेंज करने से पहले आप इस इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर लेना। समझो कैसे, अभी आपको पता है ये इंटेरोगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसको आपको असर्टिव में चेंज करना है, तो असर्टिव का जो रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का,
वो अलग होता है। वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SES ऑप्शनल होता है ये, और प्लस आता है ऑब्जेक्ट। यानी कि इसको आपको इस वाले फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, तो एस को चेंज करो पहले, यू ऑल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, SES नहीं आएगा क्योंकि कब आता है, जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है। आगे आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हॉरर मूवीज, हॉरर मूवीज। अब असल में आपको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको इंटेरोगेटिव को सबसे पहले असर्टिव में चेंज कर लेना। ध्यान से सुन लो, इंटेरोगेटिव को सबसे पहले असर्टिव में चेंज करना होता है। यहां पर अगर आप डायरेक्ट वो कर दोगे ना, टेंस में चेंज कर दोगे, तो आप गलती कर जाओगे। तो सबसे पहले यहां पर इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर लेना। अब आप टेंस में चेंज करो मेरे भाई। अब आप टेंस में चेंज करने के लिए सिंपल क्या देखो कि भाई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो उसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, हो गया टेंस में चेंज। अब देखो कितना काम आसान हो गया। पहले आपने इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज किया, और फिर आपने सिंपल देखा कि यार ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। लेकिन उससे पहले देखो ये क्या लिखा है, यू ऑल, उससे पहले यू ऑल, यू आ रहा है। यू आपको पता है सेकंड पर्सन है, सन बटा 123 पे अगर आप जाओगे तो सेकंड पर्सन जो होता है वो चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, देम। आपको पता है यू सब्जेक्ट है, तो देम का भी सब्जेक्ट चाहिए ना आपको, तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। तो यू ऑल की जगह पर क्या आ जाएगा, दे ऑल, तो आ गया दे ऑल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉच्ड, उसके बाद हॉरर मूवीज। ये आपका बन गया इंडायरेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटेरोगेटिव वाले केस में हमेशा ध्यान रखना कि पहले आप इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर लेना, उसके बाद ही टेंस को चेंज करना, ठीक है। अगला, द मैनेजर आस्क्ड राहुल, मैनेजर ने राहुल से पूछा, हाउ डिड यू ब्रेक द प्लेट्स। अब देखो ये इंटेरोगेटिव प्लस WH है, दिख रहा है हाउ आ रहा है इसके अंदर, WH का वर्ड आ गया, मतलब इंटेरोगेटिव प्लस WH है। तो यानी कि इंटेरोगेटिव प्लस WH अगर है तो देखो सबसे पहले द मैनेजर आस्क्ड की जगह पर आस्क्ड आ गया, क्योंकि पहले से ही आस्क्ड दे रखा है। जब सेट टू को आस्क्ड में कर देते, लेकिन पहले से ही आस्क्ड दे रखा है, तो आस्क्ड का आस्क्ड आ जाएगा। द मैनेजर आस्क्ड, उसके बाद राहुल। अब आप याद करो, मैंने बताया था जब ये इंटेरोगेटिव प्लस WH हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो होता है वो रिमूव कर देते हो। तो देखो मैंने रिमूव कर दिया, राहुल के बाद ना दैट है, ना इफ है, ना वेदर है, सीधा हाउ की जगह पर हाउ। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज बता रहा हूं, जब भी इंटेरोगेटिव प्लस WH फैमिली हो ना, तो ध्यान रखना जो WH फैमिली का प्लेस है इसको आपको छेड़ना नहीं है, ये अपनी ही जगह पर आएगा। लेकिन एक चीज मैंने क्या बताई, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करो तो वो ये वाला चेंज होगा, ये वाला जो पोर्शन बच गया WH के अलावा, देखो WH को छेड़ना नहीं है, वो अपनी जगह पर रहेगा। अब जो बच गया इसको सबसे पहले आप क्या करो, असर्टिव में चेंज करो। तो आपको पता है डिड यू ब्रेक, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है। असर्टिव में चेंज करोगे तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट का जो असर्टिव का रूल होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, यू। तो अब आपका जो नया सेंटेंस है वो यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रेक का क्या आ जाएगा, ब्रोक, ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लेट्स। डिड देखो गायब हो गया, जैसे ही मैंने इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज किया तो डिड गायब हो गया। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, हाउ की जगह पर हाउ तो मैंने लिख ही दिया है, अब मेरे को इसको चेंज करना है। असल में मैंने इंटेरोगेटिव को असर्टिव में कर दिया ना, अब मेरे को इसमें चेंज करना है, ठीक है। तो देखो यू, तो यू आपको पता है सेकंड पर्सन है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, राहुल। तो देखो राहुल को अब क्या, राहुल क्या लड़का है ना, तो राहुल को ही मानेंगे। तो आपको पता है यू भी सब्जेक्ट है, और राहुल यानी कि ही, तो ही का सब्जेक्ट भी ही होता है, तो यानी कि यहां पर यू की जगह पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, तो ही। उसके बाद आपको पता है मैंने क्या बताया था, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, देखो टेंस में चेंज करना बताया था, देखो ये रहा, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सिंपल याद रखना है आपको। तो यहां पर ब्रोक की जगह पर क्या आ जाएगा, हेड ब्रोकन, तो ही हेड ब्रोकन, उसके बाद द प्लेट्स, तो द प्लेट्स, आसान है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बच्चे गलती करते हैं एग्जाम्स के अंदर ना, इंटेरोगेटिव वाले केस में खास करके वो ध्यान नहीं देते हैं, वो सबसे पहले टेंस को ही चेंज कर देते हैं और वहां पर गलती करते हैं बच्चे। सबसे पहले आपको इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर लेना है, ठीक है। द मैन आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, देखो इंटेरोगेटिव प्लस WH है, तो द मैन, आस्क्ड का आस्क्ड रहेगा, मी का मी रहेगा, इसको हम गायब कर देंगे क्योंकि WH वाला है तो गायब कर देंगे। और मैंने क्या बताया, WH को छेड़ना नहीं है, तो ये अपनी जगह पर स्थिर है। अब देखो इसको सीधा करना है मुझे, इज योर नेम, तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को आपस में बदल देते हैं। तो पहले आ जाएगा योर नेम और उसके बाद आ जाएगा इज। अब मुझे इसको चेंज करना है, तो देखो योर क्या है, सेकंड पर्सन है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि मी। लेकिन योर तो क्या है, पॉजेसिव केस है ना, तो मी का पॉजेसिव क्या होता है, माय। तो यहां पर क्या आ जाएगा, योर नेम की जगह क्या आ जाएगा, माय नेम। अब देखो इज है तो टेंस में चेंज करते हैं, तो मैंने बताया इज एम आर की जगह पर क्या आता है, वॉज वर। तो आपको पता है ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वॉज। तो द मैन आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वॉज, सिंपल। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है।
एक चीज और समझ लेते हैं, ठीक है। ये कभी कभी क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ना उसी सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा आंसर भी आपको ऐड करके दे दिया जाता है यस या नो में। इफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैज एन आंसर इन यस या नो, एग्जांपल देखो डायरेक्ट का, शी सेड टू मी, शी सेड टू हिम, सर मे आई हेल्प यू, कि सर क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, और देखो आंसर ऐड कर दिया ही सेड नो। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो देखो यहां तक तो आप बनाना जानते ही हो, यहां तक तो आप बनाना जानते ही हो ना, तो पहले इसको बनाओ। तो शी का शी, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है। हिम का हिम हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जब भी सर या मैडम या योर ऑनर हो तो क्या करते हैं, रिस्पेक्टफुली ऐड कर देते हैं साथ में। अब आपको पता है ये इंटेरोगेटिव प्लस WH तो नहीं है ना, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आ जाएगा, इफ या वेदर। इतनी देर से मैं बताता आ रहा हूं, ठीक है। अब ये सर या मैडम हट जाएगा क्योंकि इसकी जगह पर आपने रिस्पेक्टफुली लिख दिया। अभी आपके पास है, इसको आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करोगे। तो आई पहले आ जाएगा और मे बाद में चला जाएगा, आई में हेल्प यू, ऐसी करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में चेंज करके। अब आप चेंज करो आई को सबसे पहले, तो आई आपको पता है फर्स्ट पर्सन है, सन बटा 123 में अगर जाओगे तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी, आपको पता आई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, और शी भी सब्जेक्टिव केस है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, आई की जगह पर शी आ गया, शी। अब आपको पता है मॉडल में चेंज बताया मैंने, मे की जगह पर क्या आ जाता है, माइट, ठीक है। हेल्प का क्या रहेगा, हेल्प, और देखो यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब आपको पता है यू जो है ये ऑब्जेक्ट है, आई में हेल्प यू ऑब्जेक्ट है ना यू, और हिम भी ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट यू की जगह पर क्या आ जाएगा, हिम। यहां तक तो आपने बना लिया, उसके बाद आ जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसको आपको कैसे करना है, अगर मान लो आंसर नो में हो, ठीक है, जैसे ही सेड नो या ही सेड यस या शी सेड नो शी सेड यस, अगर आंसर नो में हो तो आपको क्या करना होता है, ही आंसर्ड इन, ये हमेशा लिखना होता है, ही आंसर्ड इन द, और नो की जगह पर नेगेटिव, ही आंसर्ड इन द नेगेटिव, ये आपको याद रख लेना है, ही आंसर्ड इन द नेगेटिव। अगर यहां पर मान लो लिखा होता है ही सेड यस, तो अब क्या बन जाता है, ही आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। ध्यान रखना, जो क्या लिखा है मैंने, यूज आंसर्ड इन द अफर्मेटिव इफ द आंसर इज इन यस। अगर आंसर मान लो यस है तो आप क्या लिख दोगे, आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। अगर मान लो आंसर क्या है, नो है, तो आप क्या लिख दोगे, आंसर्ड इन द नेगेटिव। ये आप ध्यान रखना, अगर आंसर यस में है तो आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, आंसर नो है तो आंसर्ड इन द नेगेटिव। आई सेड टू माई सिस्टर डियर डू यू नीड माई हेल्प, तो देखो आई आस्क्ड माई सिस्टर, सेड टू का आस्क्ड बन जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन है, ठीक है। और इस देखो डियर आ रहा, तो मैंने बताया डियर, बिलव्ड, है ना, तो या माई डार्लिंग या डार्लिंग जो भी आता है, तो उसकी जगह पर क्या आता है, लविंगली या अफेक्शनेटली, बताया था अभी पहले। तो आई आस्क्ड माई सिस्टर लविंगली। अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इफ या वेदर, दोनों में से एक लगा दो, और ये हट जाएगा क्योंकि इसकी जगह पर मैंने लविंगली लिख दिया। अब ये रहा मेरा मेन सेंटेंस जिसको मुझे ठीक करना है। तो आपको पता है ये इंटेरोगेटिव है, तो पहले इसको असर्टिव में चेंज करोगे। तो इंटेरोगेटिव ये कौन से टेंस का है, डू यू नीड माई हेल्प, डू यू नीड माई हेल्प। देखा, दो टेंस ऐसे हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनमें बहुत सावधानी से आप चेंज करना है इंटेरोगेटिव को असर्टिव में। इसमें डायरेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव का रूल बिल्कुल अलग होता है। जैसे इसका जो असर्टिव का रूल है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल अलग है। अगर आप ये करते हैं ना कि भाई इनको आपस में चेंज कर दो, बन गया असर्टिव, तो आप गलत कर जाते हैं। अब दो टेंसेस में ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो उसको सही करके लिखोगे, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, यू, तो हमने लिख दिया यू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नीड, एस तो आएगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्या है, माई हेल्प, यू नीड माई हेल्प। अब असल में आपको ना इसको चेंज करना, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यू सेकंड पर्सन है, चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, सन बटा 123 में जाओगे, ऑब्जेक्ट क्या है, सिस्टर यानी कि शी, सिस्टर यानी कि शी, तो आपको पता है यू भी सब्जेक्ट है और शी भी सब्जेक्ट है, तो यू की जगह पर क्या आ गया, शी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, बताया मैंने टेंस वाले में, नीडेड। उसके बाद देखो माई, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका आई। तो देखो ये दोनों एक ही कैटेगरी के है ना, तो देखो जब दोनों आपको लगे ना एक ही कैटेगरी के है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, माई का क्या आ जाएगा, माई, क्योंकि माई भी तो आई का हिस्सा है ना, तो सेम आ जाएगा। उसके बाद हेल्प का क्या आ जाएगा, हेल्प। अब देखो शी सेड यस, तो क्या हो जाएगा, शी आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, इस तरीके से। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, आज की क्लास काफी लंबी हो गई। कल की क्लास में बाकी हम जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स उसको खत्म कर देंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।